ये पुराना क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट है पीएनएल बनाए, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी बनाए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए। आजकल इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते कि तीन तीन चीजें पूछे, नॉर्मली दो पूछता है, कभी कभार तो एक ही पूछ लेता है। तो बहरहाल ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक अच्छा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। तो जरा देखते हैं। मैंने सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने फॉर्मेट बनाने होते हैं, तो मैं फॉर्मेट पहले ही बना चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों ने भी बना ही लिए होंगे। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन। पहली एडजस्टमेंट से क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन क्या है। रेवेन्यू इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 16 मिलियन। रेवेन्यू में शामिल है 16 मिलियन फॉर अ सेल मेड ऑन 1 अप्रैल 2005। 1 अप्रैल 2005 मेरे साल का स्टार्ट है। जब भी कोई क्वेश्चन में डेट आती है तो आप उसे अपने ईयर एंड से कंपेयर लाजमी करते हैं, कंपेयर करके चेक करते हैं। द सेल्स, आपने सेल्स इंक्लूड भी कर ली हैं, तो हमने चेक करना होता है ठीक इंक्लूडेड है तो सही है। अगर कोई गलती है तो फिर हमने रेवेन्यू ठीक करना होता है। The sale relates to a single product and include ongoing services for Downing for 4 years। तो सर मुझे जो बात समझ आई वो ये है कि ये सीन है, क्वेश्चन है गुड्स प्लस सर्विसेज का। तो जब आप गुड्स प्लस सर्विसेज बेच रहे होंगे तो सर्विसेज का रेवेन्यू ओवर 4 इयर्स जाएगा, गुड्स का रेवेन्यू फौरन बुक होगा। तो जब 16 मिलियन में ये दोनों की दोनों अमाउंट शामिल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्विस का रेवेन्यू जो ओवर 4 इयर्स बुक होना है वो गलत है। अब द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विसिंग वुड बी 18 मिलियन एंड 5 लाख पर एनम, 2 मिलियन इन टोटल रिस्पेक्टिवली। तो अच्छी बात यह है कि उसने आपको खुद ही से बता दिया है कि व्हाट आर द स्टैंड लोन प्राइसेस। मैंने अब 5 स्टेप अप्लाई करने हैं, और 5 स्टेप पे मैंने देखना है यार रेवेन्यू बुक कितना होना चाहिए था मेरे ईयर एंड तक। एंड माई ईयर एंड इज 31 मार्च x6, यानी इसका मतलब है सर्विस प्रोवाइड करते करते अभी 1 साल गुजरा है। सर्विस 1 साल की डिलीवर हो चुकी है, 1 साल की रेंडर हो चुकी है, बाकी अभी तक रेंडर नहीं हुई। तो जब मुझे ये बात समझ लगी तो मैंने कहा यार 5 स्टेप्स अप्लाई करते हैं। 3 बातें मैं यहां से उठा के लेके जाऊंगा। जी सर, मैंने 16 मिलियन की टोटल चीजें बेची हैं, दिस इज माय स्टेप 3, ट्रांजैक्शन प्राइस। कि ये ट्रांजैक्शन प्राइस है। देयर आर टू पीओस, एक गुड्स का और दूसरा सर्विस का। दिस इज माय स्टेप 2। और स्टैंड लोन प्राइसेस को यूज करके मैंने एलोकेशन करनी है। एंड दीज आर द स्टैंड लोन प्राइसेस। ये गुड्स की 18 मिलियन स्टैंड लोन प्राइस है और 2 मिलियन इन टोटल फॉर 4 इयर्स हैं। और प्लीज ये बात क्लियर कर लें कि अभी 1 साल गुजरा है, तो रेवेन्यू जो बुक होना चाहिए वो सिर्फ 1 साल है। तो स्टेप 4 जो है यानी एलोकेशन हम यहां से करेंगे। तो आपको खुद से भी ये ट्राई करना चाहिए, जरा गौर करें। अब मैं अगर इसकी एडजस्टमेंट ओपन कर लूं एक, तो यहाँ पे मैं आया, मैंने एडजस्टमेंट 1 लिखी। और एडजस्टमेंट 1 में मैंने दो पीओस तो बना ही लिए हैं। तो मैं स्टैंड लोन प्राइजेस को यूज करके एलोकेशन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टैंड लोन प्राइस। मैंने यहाँ पे एलोकेशन लिखी और फाइनली मेरे पास एलोकेटेड अमाउंट आ जाएगी। तो एलोकेशन आप अगर कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली एलोकेशन वाला स्टेप ही करेंगे, तो एलोकेटेड अमाउंट्स भी आ जाएंगे। एलोकेटेड रेवेन्यू, फाइनली जो रेवेन्यू या ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेटेड है, ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेटेड आ जाएगी। सर मैंने क्या करना है जी, बड़ा सिंपल सा काम था। मैंने किया क्या, मैंने गुड्स ली, तो मैंने कहा यार गुड्स की जो स्टैंड लोन प्राइस है दैट इज 18,000। 30 कॉमन चल रही है पूरे क्वेश्चन में। सर्विसेज की जो स्टैंड लोन प्राइजेस हैं दैट इज 2,000। तो इसका मतलब है दोनों मिला के स्टैंड लोन प्राइजेस 20,000। एलोकेशन कैसे करनी है, मैंने एलोकेशन करनी है रेवेन्यू की। 16,000 इज द ट्रांजैक्शन प्राइस। आपने दोनों कंबाइन भेज दी है 16,000 की, जिसमें गुड सर्विसेज दोनों ही हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 18,000 स्टैंड लोन प्राइस ऑफ वन आइटम, ऑब्वियसली ये आपका एक ही सेल में हो रहा होगा, ये 18,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय ट्रांजैक्शन प्राइस विच इज 16,000। तो जब आप एक ही सेल में ये करेंगे इज इक्वल टू, पहले प्रेस किया होगा आपने, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट योर एलोकेटेड प्राइस। आपको ये थर्ड कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एलोकेशन आ जाएगी। इसी तरह दूसरे वाले का काम करना है आप लोगों ने। दूसरे वाले में क्या करना है आप लोगों ने, 2,000 लेना है आप लोगों ने। 2,000 डिवाइडेड बाय क्या करना है, 20,000 करना है, मल्टीप्लाई बाय 16,000 है। लें जी, ये इंफॉर्मेशन है। एलोकेटेड रेवेन्यू आ गया, एलोकेटेड रेवेन्यू आ गया।
ये इंफॉर्मेशन है। अब आपके पास एलोकेटेड वैल्यूज आ जाएंगी जी। तो गाइज हमारे पास अमाउंट आ गई है 14,400 एंड 1,600 आया, दिस इज नॉट 16,000, तो 1,600 आ गया। अब मुझे ये जानना है कि सर्विस का रेवेन्यू कैसे बुक होता है और गुड्स का। तो मैंने समझाने के लिए एक लाइन ड्रॉ की है। आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेवेन्यू करेक्टली रिकॉर्डेड है क्योंकि गुड्स ऑलरेडी डिलीवर्ड है। तो दिस इज ऑलरेडी डिलीवर्ड गुड्स हैं, गुड्स डिलीवर्ड हैं, तो रेवेन्यू बिल्कुल ठीक बुक हुआ हुआ होना भी चाहिए। लेकिन 16,000 पूरा नहीं होना चाहिए। गुड्स का तो 14,400 ठीक है इसमें, लेकिन ये जो सर्विसेज हैं ये तो 4 इयर्स की हैं। तो 4 इयर्स की सर्विसेज होने का मतलब क्या है? अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 4 करूं, तो फर्स्ट ईयर में 400 बुक होना था, सेकेंड ईयर में 400 बुक होना था, थर्ड ईयर में भी 400 बुक होना है, और फोर्थ ईयर में भी 400 बुक होना है। और अगर आप थोड़ा सा भी गौर करोगे बच्चों, तो आपको समझ आएगी कि ये 1 साल गुजरा है तो ये रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए। सो द करेक्ट रेवेन्यू दैट शुड बी रिकग्नाइज वाज गुड्स का रेवेन्यू और 1 साल की सर्विस का रेवेन्यू। इसका मतलब है कितना रेवेन्यू एक्स्ट्रा बुक हो चुका है। मजे की बात है कि नेक्स्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू एक्स्ट्रा बुक हो चुका है। अब अगर आपने पुराने क्वेश्चंस किए हैं, तो आपको देख लगेगा कि ये मिलती जुलती एडजस्टमेंट है जो पहले भी किसी फाइनल अकाउंट में आई हुई है, और हमने अपने आप को इसी लेवल पे लाना होता है कि हमें एडजस्टमेंट्स रिपीट नजर आना शुरू हो जाए। अब ये जो रेवेन्यू है दिस इज रॉन्ग। तो मैंने एडजस्टिंग एंट्री बनानी है कि मैंने रेवेन्यू को रिड्यूस करना है, और वो काम, वो पैसे जो मैं पहले ले चुका हूं, और मैंने उसको बनाना क्या है जी, वो एडवांस में मेरी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बन जाती है। एडवांस में ले चुका हूं लेकिन सर्विस अभी परफॉर्म करनी है, तो वो मेरी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज बनेगी। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, ये टोटल बना 1,200, तो रेवेन्यू 1,200 है और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 1,200 है। हमने पिछले बात जो समझने वाली है वो ये कि आने वाले 12 माह में, आने वाले 12 मंथ्स में जो लायबिलिटी होती है दैट इज शॉर्ट टर्म। इसका मतलब है जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में, तो 1 साल की जो सर्विस डिलीवर होनी है नेक्स्ट अपकमिंग 12 मंथ्स में, दैट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और जो 1 साल के बाद होनी है, जो 2 साल हो रहे हैं, तो दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट बन जाएंगे। लिया, तो अब हमें इसे पोस्ट करना है, तो हमने डेबिट रेवेन्यू, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। तो मैं रेवेन्यू में से जाके 1,200 जो कि गलत रिकॉर्डेड था रेवेन्यू में वो माइनस करने लगा। तो मैंने 1,200 यहां से क्या कर दिया जी, माइनस कर दिया। तो 1,200 रेवेन्यू में से 1,200 माइनस कर दिए। तो दूसरी तरफ मैंने क्या करना है, यहां से रेवेन्यू माइनस करने के बाद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में गया बैलेंस शीट में, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिखा, रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस लिख लें, बट इट्स बेटर के कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिखें। सो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो आपके पास आ रही थी जो लॉन्ग टर्म है वो 2 सालों की है, तो 800 आ गया। और जो शॉर्ट टर्म की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है वो है शॉर्ट टर्म नेक्स्ट ईयर में जो लायबिलिटी खत्म होनी है हमारी, ये 400 है। आप इसे रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस भी कह सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट 1 या रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। अब हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड्स एडजस्टमेंट नंबर 2, और एडजस्टमेंट नंबर 2 को देखते हैं कि हमने करना क्या है। लेट्स मूव टूवर्ड्स एडजस्टमेंट 2 गाइस। एडजस्टमेंट 2 में गए, तो लेट्स अंडरस्टैंड क्या कह रहा है। कह रहा था कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज कंप्राइज्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड ऑफ 15 मिलियन लेस अ पेमेंट ऑफ 10 मिलियन फ्रॉम द कस्टमर। क्वेश्चन में कोई कॉन्ट्रैक्ट एसेट है ट्रायल बैलेंस में, जिसके बारे में वो कह रहा है कि ये किस किस चीज से बना है। तो अगर आप क्वेश्चन में आएंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एसेट नजर आएगा 5,000, नजर आएगा 5,000। तो 5,000 कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। वो कह रहे हैं ये 5,000 बना ऐसे है कि कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोबेबली इट इज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में वो कह रहा है कि यार 15 मिलियन है क्या, आपने जो अभी तक कॉस्ट इनकर कर दी है दैट इज 15 मिलियन। तो
कॉस्ट इनकर कर दी है, तो कॉस्ट इनकर्ड अभी तक वो 15 मिलियन है, और जो कस्टमर्स से आपको पैसे रिसीव हुए हैं दैट इज 10 मिलियन। अब ये दोनों चीजें मुझे चाहिए होती हैं। मुझे कहाँ पे चाहिए होती हैं, मैं ये वाली बात आपको अभी समझाता जाऊं। तो इसके लिए आप लोगों को रिवीजन करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की एडजस्टमेंट कुछ इस तरह होती है कि आपने रेवेन्यू लेना होता है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, और जो कॉस्ट लेनी होती है वो आपने एक्चुअल कॉस्ट जो आपने ड्यूरिंग द ईयर इनकर की है ना, इस साल एक साल में इनकर की है, वो आपने कॉस्ट में लेनी होती है और प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू रेवेन्यू में चला जाएगा, कॉस्ट कॉस्ट में चली जाएगी, तो आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट के लिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट लायबिलिटी चाहिए होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप रेवेन्यू लिखते हैं, वही रेवेन्यू, और इसमें से प्रोग्रेस पेमेंट, जो पेमेंट्स आपको अभी तक रिसीव हुई हैं, या वर्क इनवाइस्ड, अगर वर्क इनवाइस अलहदा से गिवन है तो ठीक है, नहीं तो पेमेंट ही वर्क इनवाइस को शो कर रही है, वो माइनस करते हैं, तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट या लायबिलिटी आ जाता है। डिपेंड के एसेट ये पॉजिटिव वैल्यू है या लायबिलिटी वैल्यू, अगर नेगेटिव वैल्यू तो लायबिलिटी, पॉजिटिव आएगा तो एसेट। अब ये वाली चीजें मुझे चाहिए। अब मुझे तक अभी तक पता चल गया है कि जी जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो 15 मिलियन और कस्टमर से जो पैसे हैं वो 10 है, तो वर्क इनवाइस कस्टमर 10 के इक्वल है, ये मैं अज्यूम करके 10,000 इधर लिख रहा हूँ, अगर चेंज हुआ तो मैं चेंज कर लूंगा। आगे, द एग्रीड ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 30 मिलियन एंड द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट आर 24। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट 24 है, प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे ही रहनी है चीजें। तो अब मुझे समझ लग गई है यार कि मुझे करना क्या चाहिए। मुझे टोटल कॉस्ट जो जो इनकर हुई है ड्यूरिंग द ईयर 15,000 वो यहाँ पे चार्ज कर देनी चाहिए, ये मैं इधर लिख दूँ 15,000। अब क्या किया मैंने, अब मुझे परसेंटेज चाहिए ताकि मैं रेवेन्यू बुक करूँ और फाइनल कर लूँ चीजें। नाउ हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना शुरू किया, तो उस भाई ने मुझे कहा डाउनिंग कंपनी यूजेस इनपुट मेथड, और वो मेथड खुद एक्सप्लेन कर रहा है, ना भी करता तो मुझे पता है इसका फार्मूला क्या होता है, और आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला होता है जो कॉस्ट अभी तक आपने इनकर की है अभी तक डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। तो अगर आप थोड़ा सा भी गौर करोगे, वो बता भी यही रहा है आगे, आगे वो खुद भी एक्सप्लेन यही कर रहा है। तो मैंने जो कॉस्ट अभी तक इनकर किया दैट इज 15 मिलियन, मैं खर्च कर चुका हूँ, टोटल कॉस्ट जो मुझे रिक्वायर्ड है वो 24 है, तो एक्चुअल कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, इट विल गिव यू योर परसेंटेज, इन 200 करेंगे तो दिस विल गिव यू परसेंटेज। व्हाट इज द परसेंटेज, 60, 62.5% काम हो चुका है। सो फॉर्मूला वाज एक्चुअल कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, जो कॉस्ट इनकर कर दिया टोटल कॉस्ट में से आपने बोली। अब जब आप इंटू 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगी जो कॉस्ट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू बुक होना चाहिए। तो जब आपके पास ये आ गया तो अब आपने 62.5% लेना है रेवेन्यू, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच इज 30 मिलियन। तो जो टोटल रेवेन्यू है उस रेवेन्यू का आपने मल्टीप्लाई कर देना है गाइस, जी सर, 62.5%, तो ये आपका रेवेन्यू आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू, द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू इज 18750, ये रेवेन्यू है आपका, और रेवेन्यू इधर भी लिख देंगे सेम, और आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी विच वुड बी 8750। तो ये आपके करंट एसेट्स में चली जाएगी, दिस इज योर करंट एसेट्स में कॉन्ट्रैक्ट एसेट चला जाएगा, ये रेवेन्यू में जाएगा और ये कॉस्ट में जाएगी, और इस तरह ये टोटल बन जाएगा जो भी वैल्यू आपके सामने है। तो अब मैं ये पोस्ट करूंगा गाइस, दिस इज योर रेवेन्यू, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल, एंड दिस इज करंट एसेट, ये तीन वैल्यूज जानी है यहां से। ओके गाइस, नाउ वी नीड टू पोस्ट दिस वैल्यू, अब हम इसकी पोस्टिंग करने जा रहे हैं। तो जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो हमने क्या करना है, रेवेन्यू में रेवेन्यू ले जाओ, कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ सेल ले जाओ, और ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट ले जाओ। तो लेट्स सी जी, 18,750 रेवेन्यू में जाएगा जी, 18,750 रेवेन्यू में ले जाएंगे आप, 18,750, और कॉस्ट ऑफ सेल में जो आप अमाउंट लेके आए दैट इज 15,000।
ये ले, तो ये अमाउंट आपकी रेवेन्यू में आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल में आ गई। नेक्स्ट काम क्या करना है हम लोगों ने जी, अगर हम लोग आगे देखें तो आप करंट एसेट्स में जाएंगे और करंट एसेट्स में यहां पे कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो कि था 18 नो 8750। तो ये तीन पोस्टिंग आनी होती हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को लेके, रेवेन्यू में, कॉस्ट ऑफ सेल में, और कॉन्ट्रैक्ट एसेट, करंट एसेट। एग्री गाइस? तो ये वो काम था जो आपने करना था। अब हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 3 पे जाएंगे। एक मशहूर तरीन एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 3। इसका क्या करना होता है, आप सबको पता है कि कन्वर्टेबल लोन है, तो कन्वर्टेबल लोन को हमें स्प्लिट करना होता है। क्विकली करते हैं जरा स्प्लिट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो लेट्स अंडरस्टैंड जी के स्टोरी क्या चल रही है। वो कह रहे हैं जी, डॉनिंग इशूड $300,000 100 लोन नोट। तो ये लोन नोट्स हैं गाइस, ये डॉलर में वैल्यू नहीं है, इसको डॉलर में लेके जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी एग्जैक्टली 30,000, यानी 30 मिलियन आ जाएगी। 3 जीरो कॉमन चल रही हैं, तो आपने कहा यार कि जो वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल लोन है वो क्या है, वो देख लेते हैं सर। वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल लोन, वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल लोन इज 30,000 सर। तो ये 30,000 आ गई। आपने लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। प्लीज जब डिस्काउंट फैक्टर गिवन हो तो दोबारा डिस्काउंट फैक्टर नहीं लगा के कैलकुलेट करना, जब गिवन है तो वो यूज करो। ये बात एग्जामिनर को बुरी लगती है, तो इसलिए अकल करना। ईयर 1 है, ईयर 2 है, देन ईयर 3 है। अब हमें करना क्या है जी सर, अब हमें इस 30,000 पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो 5% पे करना है। तो 30,000 का 5% बनता है 1500। तो अगर ये 1500 बनता है तो पहले साल में आपने 1500 पे करना है, सेकेंड ईयर भी 1500 पे करना है। 31 मार्च एक्सीड पे वापस होना है 1 अप्रैल पे, 3 साल का, इसलिए मैंने 3 साल किया। लास्ट ईयर में आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलाने होते हैं, तो ये अमाउंट आएगी 31,500। अब आप डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करेंगे इनके ऊपर, और जो डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करेंगे उनमें आप लोगों ने करना क्या है, 0.93 से मल्टीप्लाई कर देना आपने, 0.86 से मल्टीप्लाई कर देना आपने, एंड 0.79। विदाउट कन्वर्जन इंटरेस्ट रेट पे प्रेजेंट वैल्यू लेनी होती है आप। तो ये अमाउंट आ गई, पहले साल की अमाउंट आई 1395, 1290, और थर्ड 248885। ले जी। अब इन तीनों वैल्यूज का जब आप टोटल करते हो तो आपके पास आ जाता है जी सर, आपके पास लायबिलिटी की वैल्यू आ जाती है, विच इज 27,570। ये पहले दिन की लायबिलिटी है, ईयर एंड की नहीं है। और पहला दिन साल का स्टार्ट था, आपका ईयर एंड है 31 मार्च एक्सिक्स। इसका मतलब है गाइस, अब जो बाकी बच गया वो इक्विटी ऑप्शन है। तो इक्विटी ऑप्शन जो आ रही है दैट इज 2430। इक्विटी ऑप्शन चेंजेस इन इक्विटी में जाएगी, क्योंकि चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं, अदरवाइज बैलेंस शीट में डायरेक्ट इक्विटी में चली जाती। अब लायबिलिटी यहां पे खत्म नहीं हुई, अब आपको लायबिलिटी का टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं लायबिलिटी का टेबल बना लेता हूँ, इधर ही बना लेते हैं। 1 साल का टेबल बनाना है, तो 27,570 फाइनेंस कॉस्ट लें जी। तो ओपनिंग बैलेंस पे लगाएंगे आप 8%। जी सर, 2205, 0.6 की जगह इसको 6 कर लेते हैं। आपकी जो वैल्यू आ रही है एक्सेल पे आप वही रखें। पेड अमाउंट आ रही है 1500, देन यू विल गेट क्लोजिंग बैलेंस। तो जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ रहा है वो आपके सामने है, 28,275। 5 मेरे पास 6 आ रही है वैल्यू ये। तो इसका मतलब है गाइस, ये आप बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में लेके जाएं, ये पीएनएल में लेके जाएं, और ये वैल्यू चेंजेस इन इक्विटी में इक्विटी ऑप्शन में लिखते हैं। तो ये तीन वैल्यूज आपने जानी है, और चेंजेस इन इक्विटी आप बना रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो लेट्स पोस्ट दीज वैल्यूज
आपके सामने है, देखें जरा, पोस्टिंग करें यहाँ। ले सर, अब अगर पोस्टिंग करें तो फाइनेंस कॉस्ट है 2206 सर। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट ऑन कन्वर्टेबल लोन आ जाएगा यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कन्वर्टेबल लोन कितनी अमाउंट आ रही है इंटरेस्ट ऑन कन्वर्टेबल लोन की? टू टू डबल टू जीरो सिक्स, 2206। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी चेक कर लेना होता है हमने कि कहीं पहले चार्ज तो नहीं किया हुआ। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, मैंने क्वेश्चन चेक कर लिया था, उसने कुछ भी नहीं लिखा था, उसने कुछ भी नहीं लिखा था। क्या ये बात क्लियर है? अब 2206 आ गया इंटरेस्ट ऑन कन्वर्टेबल लोन। नेक्स्ट क्या करना है हमने? दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है गाइस कि इक्विटी ऑप्शन को इक्विटी के हेड में यहां पे लिखना होता है वैसे, लेकिन अब चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं, पहले उधर लिखो फिर इधर आ जाएगा, इधर ही जाना है। लेकिन भाईजान बना रहे हैं चेंजेस इन इक्विटी तो लिखो। तो ये चेंजेस इन इक्विटी ऑप्शन हमने बनाई हुई है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया इशू इक्विटी कंपोनेंट, ऐसे लिख के बस खत्म करें बात। इक्विटी कंपोनेंट इन कन्वर्टेबल लोन, इक्विटी कंपोनेंट तो कितना इक्विटी कंपोनेंट था? इट वाज, व्हाट वाज द वैल्यू? दोबारा जाके देख लेते हैं। जी सर, 2430, ये वैल्यू जानी है उधर, 2430। तो 2430 आप उधर लिख देंगे गाइस। तो ये आपने लिख दिया 2430। तो ये इक्विटी ऑप्शन आपका आ गया इधर। अब आपके पास लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को किधर लिखना है आप लोगों ने? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। कन्वर्टेबल लोन है, लोन पोर्शन जो है लाइबिलिटीज में लिखना है। अब आपने लाइबिलिटी में लिखना है, जी सर, यहाँ पे आए, लाइबिलिटी कंपोनेंट लिख लें, कन्वर्टेबल लोन लिख लें, जो लिखना है लिख लें, बस लिख देना इधर। तो लाइबिलिटी कंपोनेंट आ गया आपके पास इन कन्वर्टेबल लोन एंड द अमाउंट इज, ओके, दोबारा देख लेते हैं। ईयर एंड का बैलेंस आना है, ईयर एंड का 28276। तो 28276, 28276। तो लें जी, ये टोटल पोस्टिंग है। फाइनेंस कॉस्ट में चलेगी, लाइबिलिटी लाइबिलिटीज में आ गया, इक्विटी इक्विटी में चलेगी, चेंजेस इन इक्विटी। अब जी, अब आ जाओ यार बच्चों, अगली एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट फाइनली जी, रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट है, इम्पेयरमेंट की एडजस्टमेंट है। अच्छा है, अच्छी एक एडजस्टमेंट, कॉम्प्रीहेंसिव। सो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि करना क्या है। ड्यू टू राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस, Dawning Company decided to revalue the land and building on 1st April X5 to their market value. The values were confirmed at that date. Land 16 million or building 52.5 million है, with the building have an estimated life of 18 years at the date of revaluation. उसने remaining life मुझे खुद ही बता दी है। This is remaining life, this is market values of land and building. और revaluation मुझे साल के पहले दिन करने के लिए बोल रहा है, वेरी फर्स्ट डे। तो ठीक है, पहले रीवैल्यू करेंगे फिर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। अगर वो मुझे मिड में कहता है रीवैल्यूएशन, तो फिर मैं पहले 6 माह की डेप्रीसिएशन चार्ज करता, रीवैल्यूएशन करता, फिर 6 माह की डेप्रीसिएशन चार्ज करता। और अगर मुझे वो आखिरी दिन कहे रीवैल्यू करने के लिए, तो मैं पहले डेप्रीशिएट करूंगा फिर मैं रीवैल्यू करूँ। एग्री? तो अब मुझे वो साल के पहले दिन रीवैल्यू करने के लिए बोल रहा, तो मैं पहले दिन ही रीवैल्यू करूंगा और रीवैल्यूड अमाउंट पे पहले दिन से ऑनवर्ड्स पूरे साल की डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा। डॉनिंग कंपनी इंटेंड्स टू मेक अ ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। पिछले किसी क्वेश्चन में आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अब देख लें। वो कह रहा है भाईजान वो थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर करना चाहता है टूवर्ड्स रिटेन अर्निंग, तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व जो आएगा ये रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर भी करना है। उसे एनुअल एक्सेस डेप्रीसिएशन भी कहते हैं। फिर वो कह रहे हैं डेफर टैक्स का रिवैल्यूएशन से कोई ताल्लुक नहीं, इग्नोर कर दें, आप अज्यूम कर लेंगे डेफर टैक्स पे, डेफर टैक्स नहीं है रिवैल्यूएशन के। तो ये एक एडजस्टमेंट है, सॉल्व करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है, रिमेनिंग लाइफ गिवन है। ऊपर जाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू चाहिए होती है हमें वेरी फर्स्ट डे, तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग पे आया और लैंड एंड बिल्डिंग पे फोकस करना है हमने। तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो
कॉस्ट गिवन है और उसमें लैंड लैदा गिवन है, वो गिवन है। अब मुझे सेपरेट ही रखना पड़ेगा दोनों लैंड एंड बिल्डिंग। सेपरेट क्यों रखना पड़ेगा? सेपरेट इसलिए रखना पड़ेगा कि लैंड को भी रीवैल्यू करना है, बिल्डिंग को भी करना है, तो रोला लंबा चक्कर है। 14 और लें जी, अब डेप्रीसिएशन चाहिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन गिवन है, बिल्डिंग की भी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट की है, तो इसकी 5000। तो याद रखना इसका ताल्लुक सिर्फ बिल्डिंग से है। अब मुझे बताएं, अगर 64,000 में 14,000 लैंड का है, तो ऑब्वियस है कि बाकी 50, बाकी 50,000 किससे रिलेटेड है? बिल्डिंग से रिलेटेड है। बाकी 50,000 किससे रिलेटेड है? बिल्डिंग से रिलेटेड है। बाकी 50,000 किससे रिलेटेड है? बिल्डिंग से रिलेटेड है। अब मुझे क्या करना चाहिए गाइस? तो मुझे 50,000 बिल्डिंग उठाने लगा हूं मैं यहां से, उसकी 5,000 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन उठाने लगा हूं। तो यहां भी अगर मैं ब्रेकअप करके जाऊं ताकि समझ आए हमें कि मैं कर क्या रहा हूं, तो सर 50,000 इज फॉर बिल्डिंग, 14,000 इज फॉर लैंड, ये 14,000 लैंड का दिया हुआ है, इस 50,000 की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी है। तो इसका मतलब है मेरे साल के स्टार्ट पे जो कैरिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बनेगी दैट वुड बी 45,000। ये साल के शुरू की कैरिंग वैल्यू है। लैंड वुड बी 14,000, बिल्डिंग वुड बी 45,000। अब मैं इसको रिवैल्यूएशन करने के लिए उधर लेके जा रहा हूं, तो प्लीज जरा देखिएगा उधर करना क्या आपने। तो हम आगे इधर एडजस्टमेंट पे, सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैंने दो कॉलम्स बनाए, एक कॉलम मैंने लैंड का बना लिया और एक मैंने कॉलम बना लिया बिल्डिंग का। तो ये लैंड है और ये बिल्डिंग है, टोटल भी कॉलम बना सकते हैं, बाद में भी टोटल कर सकते हैं। लें, कैरिंग वैल्यू साल के स्टार्ट की मैं डायरेक्ट ले लेता हूं, इतना टाइम नहीं होता कि 3 3 4 4 कॉलम्स बनाते फिरें। तो कैरिंग वैल्यू एट स्टार्ट, लैंड वॉज 14,000 गाइस, लैंड की वैल्यू जो थी वो 14,000 थी, और जो बिल्डिंग की वैल्यू थी दैट वाज 45,000। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, बिल्डिंग का रोल है। वेरी फर्स्ट डे रिवैल्यूएशन करनी है, तो फौरन करें मार्केट वैल्यू से कंपेयर। रिवैल्यूएशन करने का मतलब है मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, लॉस निकाल लें। तो जब मैं मार्केट वैल्यू से कंपेयर करूंगा, तो मेरे पास जो मार्केट वैल्यू आएगी गाइस, वो लैंड की 16 मिलियन आएगी, लैंड की 16,000 आ गई, बिल्डिंग की 52,200 आ गई, तो ये 52,200 आ गई। अब मुझे साफ नजर आ रहा है देयर इज अ रीवैल्यूएशन गेन। रीवैल्यूएशन गेन जो है वो है आपके सामने, जो बिल्डिंग है उस पे 2,000 है, 14 से उठ के 16 पे चले गए, और 45 से 72,000, 52,000 पे का मतलब ये है कि इट वुड बी 7,200 प्रोबेबली। तो 7,200 का गेन बिल्डिंग पे है, 7,200 है। अब मुझे डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है, तो डेप्रीसिएशन जब चार्ज होनी है तो लैंड पे तो होनी कोई नहीं, डेप्रीसिएशन तो बिल्डिंग पे होनी है। तो बिल्डिंग के ऊपर करनी है आपने डेप्रीसिएशन 52,000। मार्केट वैल्यू, रीवैल्यूएशन के बाद फार्मूला होता है मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ उसने मुझे दी हुई है, मैं सर्कल भी कर रहा हूँ, 18,000, 18 ईयर्स। तो पूरे साल की डेप्रीसिएशन आपके पास आ जाएगी। तो ये 18 ईयर्स पे मैंने डेप्रीशिएट की, 2,900 मेरे पास डेप्रीसिएशन आ जाएगी एक साल की, एंड दैट्स इट। आपके पास ईयर एंड कैरिंग वैल्यूज आ गई हैं। ये कैरिंग वैल्यू एंड ऑफ ईयर है, एट ईयर एंड। तो ये कैरिंग वैल्यू आपके पास, ये अमाउंट आ रही है 16,000, और ये अमाउंट आ रही है 49,300। इनका टोटल करके बैलेंस शीट में ले जाते हैं, बाकी समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या। सर इसका टोटल करेंगे तो इट वुड बी 65,300, और ये टोटल जाना है एसओएफपी में लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। दिस इज आज एसेट की वैल्यू ईयर एंड पे। डेप्रीसिएशन विल बी चार्ज टू पी एंड एल। सर पी एंड एल में जब भी कहानी आती है तो पी एंड एल की कहानी आती है कि इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेके जाते हैं, तो इसलिए हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेके जाएंगे। फिर अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन गेन इज देयर, टोटल कर लेंगे पहले। तो रिवैल्यूएशन गेन 9,200 का टोटल है, तो ये चला जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। अब उसकी मुझे याद आई एक लाइन, और वो लाइन थी कि वो ट्रांसफर करता है रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन अर्निंग। अगर वो ट्रांसफर करता है रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन अर्निंग्स,
तो इसका मतलब ये है क्या करना है सर, तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता था गाइस, IAS 16 हमने पढ़ा था। वो कहता है कि ऐसे एसेट जो डेप्रीशिएबल एसेट्स हैं वो थोड़े थोड़े करके रियलाइज होते रहते हैं, तो उनकी डेप्रीसिएशन, उनकी एक्सेस डेप्रीसिएशन रीवैल्यूएशन रिजर्व से निकालो, रिटेन अर्निंग में लिखो। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह पढ़ते होते थे हम कहते थे रीवैल्यूएशन गेन लेंगे डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ लेंगे, और जो अमाउंट आएगी वो ट्रांसफर कर देंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व से रिटेन अर्निंग की तरफ। तो रीवैल्यूएशन गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। रीवैल्यूएशन गेन कितनी अमाउंट आ रही है जी, तो रीवैल्यूएशन गेन, अब पॉइंट ये है कि सिर्फ उसी के ऊपर ये काम करना है जिसकी रिमेनिंग लाइफ है, लैंड के गेन के ऊपर ये काम नहीं होना, उसकी तो रिमेनिंग लाइफ ही नहीं है, वो तो डेप्रिशिएट ही नहीं होता। तो इसका मतलब है रिमेनिंग लाइफ गेन 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 इज लैंड का गेन है, इग्नोर कर दें 2000, बिल्डिंग का गेन लें, तो बिल्डिंग का गेन है 7200 डिवाइडेड बाय करें रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ 18 ईयर्स गिवन थी मुझे, यहां से आएगी एक्सेस डेप्रिसिएशन रियलाइजेशन की अमाउंट, एंड द अमाउंट इज 400। इसकी डबल एंट्री होती है बच्चों, सबसे पहले मैं यही पोस्ट करके दिखाऊंगा। डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व, रिजर्व में से ये माइनस करेंगे, रिटेन अर्निंग में ऐड करेंगे। इसका और कोई लेना देना नहीं है किसी भी और जगह से, ये काम इंटायरली एक्सक्लूसिवली स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ होता है चेंजेस इन इक्विटी में। तो ये एक्सेस डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टुवर्ड्स रिटेन अर्निंग रियलाइजेशन IAS 16 में हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। अब ये वो एंट्री है जो मैं पोस्ट करूंगा। एक दफा आप सोचें कि करना क्या है और फिर देखते हैं कि होगा क्या। सोचें पोस्टिंग क्या है, सोचें करें, फिर देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ताकि जरा समझ तो आए हो क्या रहा है। लें जी, अब मैंने रीवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन अर्निंग सबसे पहले समझाना है। रीवैल्यूएशन रिजर्व से माइनस करें, रिटेन अर्निंग में जाके ऐड करें, जाएं चेंजेस इन इक्विटी में। आई होप आपने पोस्टिंग यही की होगी, और यहाँ पे ट्रांसफर लिखें, एक्सेस डेप्रीसिएशन लिखें, जो दिल करता है लिखें, बस लिख दें। एक्सेस डेप्रीसिएशन, रियलाइजेशन, ट्रांसफर, ये लें। ये रियलाइजेशन है, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नहीं है। लें जी, रियलाइजेशन कितना रियलाइज हुआ, कितनी अमाउंट रियलाइज हुई है, हेड भी नहीं है हमारे पास, तो हेड भी बना लेते हैं एक। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व का हमने हेड बनाया, गेन खुद ही आ जाएगा इधर, अभी ये ना सोचना है कि इधर कुछ है नहीं, बाद में आनी ही है वैल्यू। तो एक्सेस डेप्रीसिएशन का 400 हमने रीवैल्यूएशन रिजर्व से माइनस करना है, और रिटेन्ड अर्निंग में हमने ऐड कर देना। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, ये वो काम है जो हमने करना होता है, ये वो ट्रांसफर है जो हमने करना होता है। जब ये कर दिया हम लोगों ने ये ट्रांसफर, तो अब आगे क्या करना है हम लोगों ने, लेट्स अंडरस्टैंड। डेबिट रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व कम, रिटेन अर्निंग क्रेडिट मतलब रिटेन अर्निंग बढ़ा दो। आगे देखते हैं जी जरा। अब आ जाए लैंड एंड बिल्डिंग, यहां पे लिखनी थी आप लोगों ने, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो अमाउंट आ रही है आपके पास वो देखें कितनी है, वो अमाउंट है, दोबारा देख लेते हैं जाके। तो लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट 65,300 है, 9200 OC है, 2900, 65,300 गाइस। तो 65,300 ये लें, ये लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आ गई 65,300। नॉन करेंट एसेट में लेके डेप्रीसिएशन P&L में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में गाइस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो डेप्रीसिएशन आप ले जाएंगे। उसने बताया नहीं है किधर लेके जानी है, क्वेश्चन में दोबारा जाते हैं। उसने बताया है तो ठीक है, नहीं बताया तो अपनी मर्जी कर लेना। तो अगर इसी एडजस्टमेंट के आखिरी पैराग्राफ में जाएं, मतलब आखिरी लाइंस में जाएं, तो वो कह रहा है कि सारी डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाए, तो बस ठीक है, फिर ले जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल में। तो डेप्रीसिएशन वॉज 2900 थी, तो जब डेप्रीसिएशन 2900 है तो 2900 ऐड कर लें इधर। रीवैल्यूएशन गेन, रीवैल्यूएशन गेन वॉज, जो रीवैल्यूएशन गेन था बच्चों वो OCI में जाता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर के आगे रीवैल्यूएशन सरप्लस कह लें, रीवैल्यूएशन गेन कह लें, और दोनों का मिला के कितना गेन आया था, दैट वाज 9200 का गेन, लैंड का बिल्डिंग का। लेकिन ट्रांसफर एक्सेस डेप्रीसिएशन वाली स्टोरी सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर थी, लैंड के ऊपर नहीं थी। तो 9200 चार पोस्टिंग हुई है, एक ये 9200 OCI में आया है, यहाँ पे OCI की अगर हेडिंग नजर नहीं आ रही तो दे लेते हैं,
ले जी, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आया, और 9200, और बाकी ट्रांसफर कर दिया आपने, ट्रांसफर किया है, रिवैल्यूएशन से रिटेनर नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में लिखी है, और डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में लिखी है, विच इज 2900। अगर मैं दोबारा जाके दिखा दूं तो ये लें जी, पोस्टिंग कितनी हुई है, मैं हाईलाइट करने लगा हूं। सर ये आप ले गए कॉस्ट ऑफ सेल में, ये ले गए आप ओसीआई में, टोटल मिला के 9200 दोनों का, और ये एसेट नॉन करंट एसेट। क्या ये तीन वैल्यूज आप लोगों ने लिखनी है? प्लीज ये वाली बात चेक कर लें। अगर ये तीन वैल्यूज आप लोगों ने लिखनी है तो आगे क्या करना चाहिए हम लोगों को, ये एक क्वेश्चन है। आगे क्या करना चाहिए, ये हमारे सामने कहानी है। सर कहानी क्या है? सर अगली एडजस्टमेंट पे चलते हैं। अगली एडजस्टमेंट पे हम क्या करेंगे, प्लीज देखें जरा। अगली एडजस्टमेंट पे प्लांट एंड इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड 15%, reducing balance method. During the current year, the income from royalty related to patent has declined considerably. Patent के हालात खराब हैं। जब किसी के हालात खराब होते हैं एसेट के, तो impairment आती है। And the directors concerned that the value of patent may be impaired. The study at the year end concluded that the present value of future estimated net cash flows from the patent at 31st March X6 ईयर एंड पे सर impairment लगवा रहा है वो आपसे, तो 3.25 million है। However, Downing Company also has confirmed offer of 3.4 million to sell the patent immediately. अब हमें वैल्यू इन यूज और इसका हायर चाहिए होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए थी, मुझे ये वैल्यू इन यूज है, सर लिखा तो नहीं हुआ वैल्यू इन यूज है। वैल्यू इन यूज की डेफिनेशन ये होती है, यूज के थ्रू जितने कैश फ्लोज आने उनकी प्रेजेंट वैल्यू है, ये वैल्यू इन यूज है। दूसरी तरफ मैंने देखा तो मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चाहिए होती है, वो इतनी है। और इन दोनों में से जो हायर ऑफ होता है दैट इज बेसिकली माय रिकवरेबल वैल्यू। तो हायर ऑफ इन दोनों में से मेरी रिकवरेबल वैल्यू, और दोनों में से जो हायर है वो 3.4 मिलियन विच इज 3400। तो ये रिकवरेबल वैल्यू है। अब इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है आप लोगों ने ईयर एंड पे, क्योंकि जिस दिन की ये बात डिटेल्स गिवन है वो करना है, और ये काम आप पेटेंट पे कर रहे हैं। पेटेंट इज एन इंटेंजिबल एसेट, तो पेटेंट पे करके दिखाते हैं। प्लान एंड इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करना है, मुझे पता है वो आसान सा काम है, वो तो जल्दी जल्दी कर ही लेंगे हम। तो मैं जरा इंपेयरमेंट टेस्ट लगा दूं। आगे क्या कह रहे हैं, नो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हैज येट बीन चार्ज, यानी वो कह रहा है आप चार्ज करें यार, कुछ नहीं हुआ चार्ज। तो अब मैं इस एडजस्टमेंट को आप लोगों के सामने करके दिखाता हूं। मुझे सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में जाना पड़ेगा, पेटेंट देखना पड़ेगा कि भाई पेटेंट पहले है कितने का। तो जब मैंने देखा कि पेटेंट पहले है कितने का, तो मुझे पेटेंट नजर आ रहा है ले, तो मुझे पेटेंट देखने पे मिला कि पेटेंट 7500 का है, ये 7500 का है, और इसकी जो लाइफ है दैट इज 10 ईयर्स, और इसकी जो अमोर्टाइजेशन ऑलरेडी हुई हुई है, पेटेंट की जो डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन है, वो 3000 है। जी सर। अब 7500 कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन इज 3000, तो सर माइनस करके एसेट की वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन प्लीज 10 साल टोटल लाइफ है, अगर आप 7500 यूज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 10 करें। अब क्योंकि मेजरमेंट ईयर एंड पे आया है, तो पूरा साल तो पुराने सारी वैल्यूज को डेप्रिशिएट करना है, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय 10 होगा अगर करना है तो। अदरवाइज आपको पता ही है, आप ये वाली निकाल सकते हैं रिमेनिंग लाइफ कितनी है, लेकिन जरूरत ही नहीं है आपको। तो अब मैंने क्या करना है जरा देखिएगा, पेटेंट 7500, 3000 इधर से उठाया, इधर लाए, और मैंने कहा जी कैरिंग वैल्यू ऑफ पेटेंट लेंज। आपने ये कैरिंग वैल्यू कैसे शो करनी है, जो मैं ब्रैकेट में शो करता हूँ वो आपकी एक्सेल पे क्या बन जाती है, एक सेल में वर्किंग। तो मेरे पास 7500 आपने इज इक्वल टू लिखा, 7500 माइनस 3000 किया, तो आपके पास कैरिंग वैल्यू आ गई विच इज 4500। अब मैंने डेप्रिशिएट करना है बच्चों, अमोर्टाइज करना है इसको, साल के एंड पे इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है, तो मैंने अमोर्टाइजेशन जो चार्ज करनी है इस पे, वो करनी है 7500 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, पूरा साल डेप्रिशिएट करूंगा, अमोर्टाइज करूंगा, 750 अमोर्टाइजेशन आएगी, और ये कैरिंग वैल्यू बिफोर इम्पेयरमेंट आ गई विच इज 3750। तो जब ये 3750 मेरे पास कैरिंग वैल्यू बिफोर इम्पेयरमेंट आई, साल के एंड पे आई, 31 मार्च पे आई, तो अब मैं इस काबिल हूं कि आई कैन
कंपेयर इट विद रिकवरेबल वैल्यू। और जब मैंने रिकवरेबल वैल्यू का पता किया तो वो मैंने पहले ही पता कर लिया था, 3400 है, तो 3400 रिकवरेबल वैल्यू है, ये आई। और पता चला यस यस यस, इम्पेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट कर रहा है। इम्पेयरमेंट लॉस कितना है? तो आंसर है सर 3750 से 3400 पे हम आ गए हैं। तो अगर हम 3400 पे आ गए हैं तो साफ पता चल रहा है कि 350 का इम्पेयरमेंट लॉस है। इम्पेयरमेंट लॉस कितना है जी? 350 का। तो ये 350 का इम्पेयरमेंट लॉस है, तो ये इम्पेयरमेंट लॉस लेस करेंगे और कहानी खत्म। पोस्टिंग करनी है गाइस, तो ये अमोर्टाइजेशन चली जाएगी, लें जी, कॉस्ट ऑफ सेल में। कह रहा है कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाना है या नहीं? नो डेप्रीसिएशन हैज येट बीन चार्ज, ऑल डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल कह रहा है, तो बस खुद ही ले जाओ, वैसे भी ऑपरेटिंग में जानी होती है। इम्पेयरमेंट लॉस भी जाना है, लेकिन ये ऑपरेटिंग में एक सेपरेट हेड बनता है। ऑपरेटिंग में इसकी एक सेपरेट लाइन ऐड करनी होती है, फ्रॉड की, इम्पेयरमेंट की, एक सेपरेट लाइन में जाएगा। डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएं और ये पेटेंट अल्टीमेटली एसओएफपी में चला जाएगा। तो ये टोटल 3 वैल्यूज हैं जो इस एडजस्टमेंट से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लेके जाएंगे। तो ये वो वैल्यू है जो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाएंगे। तो ये वो काम है गाइस। अब हम इसकी पोस्टिंग करके दिखाते हैं, जल्दी से जरा देखो कि हमने करना क्या है। थर्टी फोर हंड्रेड। तो हम आए इधर, कॉस्ट ऑफ सेल में हमने 350 की डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी। इट वाज नॉट 350, प्रॉबेबली इट वाज 750। तो 750 हम लोगों ने यहां पे चार्ज कर दी, तो 750 हमने इधर चार्ज कर। और इंपेयरमेंट का यहाँ पे एक अलहदा हेड बनाना है। इंपेयरमेंट लॉस का सेपरेट हेड बनेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर, यहाँ पे फ्रॉड का भी। तो इंपेयरमेंट लॉस की जो अमाउंट आ रही है दैट वाज 350 पीएलएन। फाइनली क्या करना है आप लोगों ने जी? आपने देखना है कि क्या है जी। जी सर, आपने देखना है कि यहाँ पे पेटेंट आ जाए, तो पेटेंट्स आएंगे यहाँ पे, जो ईयर एंड पे वैल्यू थी, प्रॉबेबली इट वाज 3400। ये लें, ये नॉन करेंट एसेट में इंटेंजिबल एसेट्स आ गए। जब आप लोगों ने ये किया, इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट, अगला काम आपने क्या करना है? पेटेंट लिख दिए, अमोर्टाइजेशन लिख दी कॉस्ट ऑफ सेल में, और इंपेयरमेंट अलहदा से दिखा दिया। प्लान एंड इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट जल्दी से कर ही लेंगे, बल्कि कर ही लेते हैं। तो लैंड एंड प्लान एंड इक्विपमेंट 15% रिड्यूसिंग बैलेंस है। प्लान एंड इक्विपमेंट 15% रिड्यूसिंग बैलेंस है। तो अगर 15% रिड्यूसिंग बैलेंस है तो मुझे करना क्या चाहिए? मुझे ये करना चाहिए कि मुझे इससे सीधा सीधा कैरिंग वैल्यू लेके इसको डेप्रिशिएट करके जो बाकी कैरिंग वैल्यू बच गई बैलेंस शीट में, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में। तो हम गए, हम इधर आए, हम प्लांट एंड इक्विपमेंट था, तो जी सर प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना था? प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज, जी सर ये देखें 82,700, 82,700। तो अगर ये 82,700 है तो मुझे करना क्या चाहिए? 82,700 में से, जी सर, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन जो कि है 36,700, वो माइनस कर देनी चाहिए। तो कर देते हैं माइनस 36,700। तो कितनी कैरिंग वैल्यू आ रही है साल के शुरू में? सॉरी, 46,000। 15% एप्रिशिएट कर दें, 9200। जो बच गया वो कैरिंग वैल्यू है, 36,800। 15% जो बन रहा है वो बन रहा है 60। भाईजान जज्बाती होके डेप्रीसिएशन 20% लगा रहे थे, 15% था
अगर किसी एक क्वेश्चन में 20 है तो डजंट मीन कि हर क्वेश्चन में 20 होगी, खोते हो, जरा आंखें खोल के देखना कि परसेंटेज क्या है। अब आ जाओ यार बच्चों, 6900 माइनस कराया तो कितनी आ गई वैल्यू, सॉरी 39,100। तो ये 39,100 आ गया, ये उठाएं 39,100, बैलेंस शीट में लिखें और ये कॉस्ट ऑफ सेल में लिखें, कॉस्ट ऑफ सेल में तो लिख देते हैं सर 6900 और 39,100। तो 6900 चला गया कॉस्ट ऑफ सेल में, डेप्रीसिएशन, और बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी आ गई और वो अमाउंट थी, दोबारा देख लेते हैं, वो अमाउंट थी 39,100। तो 39,100 लें जी, ये अमाउंट आ गई 39,100। तो ये आपके सामने अमाउंट आ गई, प्लांट एंड मशीनरी 39,100। अब ये काम करने के बाद क्वेश्चन खत्म है, टैक्स की एडजस्टमेंट है वो भी कर लेते हैं। एक ही एडजस्टमेंट है जो हमें आती है वो टैक्स की है, बाकी तो अभी हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं। अब आ जाए जी जरा, वो कह रहे जी द डायरेक्टर एस्टिमेट द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 11,400। सर 11,400 की डबल एंट्री होती है, डेबिट करेंगे टैक्स एक्सपेंस। तो मैं टैक्स एक्सपेंस की यही लाइन बना रहा हूं, यहाँ पे मेरी वर्किंग है ये लाइन। तो 11,400 और टैक्स पेएबल मैं शॉर्ट टर्म में जाके लिखूंगा, याद रखना मैं लिखूंगा द बैलेंस ऑन द करंट टैक्स ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट्स अंडर ओवर प्रोविजन। और आगे कह रहा है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो 18, जो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है वो 18.5 मिलियन, और डेफर्ड टैक्स जो गिवन है वो 20% है। और वो कह रहा है सारा पीनल में जाना है, यानी रिवैल्यूएशन गेन पे नहीं है। तो क्लोजिंग बैलेंस जो करना है हमने 18,500 पे टैक्स रेट इज 20%। तो ये अमाउंट आ गई 1850, 3700, 3900, 3700, 3700 का जी क्लोजिंग बैलेंस है। अब ओपनिंग से कंपेयर कर लेते हैं और अंडर ओवर चेक कर लेते हैं। ओपनिंग से ट्रायल बैलेंस में गया जी सर, ट्रायल बैलेंस में आया, करंट टैक्स नजर आ रहा है मुझे ट्रायल बैलेंस में, कितना नजर आ रहा है, कितना नजर आ रहा है, 5,000। सर ये ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। एसेट है। नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने जी सर, अब आ जाए यार करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और करंट टैक्स ढूंढ लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। ओके जी, देख लेते हैं जी, देख लेते हैं, देख लेते हैं जी, देख लेते हैं जी। फाइनली करंट टैक्स मिल गया मुझे, डेबिट साइड पे है करंट टैक्स एक्सपेंस है, डेफर्ड टैक्स क्रेडिट साइड पे है ओपनिंग बैलेंस है। तो 1550 का एक्सपेंस और 4800 का ओपनिंग बैलेंस, तो 1550 और 4800। तो इधर आए हम, लें जी 1550 का एक्सपेंस आ गया गाइस अंडर प्रोविजन, ओपनिंग बैलेंस आ गया 4800। कितने का डिक्रीज है, ये जो डिक्रीज है ये इनकम है, 1100 की इनकम है। तो अगर 1100 की इनकम है तो ये इनकम इधर आके माइनस हो जाएगी। तो ये लें जी, तीन चीजों से मिलकर बनता है टैक्स एक्सपेंस, तीनों चीजें इकट्ठी कर ली हैं। तो टोटल देख लें, ये बैलेंस शीट में जानी है सर, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जानी है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जानी है। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये इसका टोटल एक्सपेंस पीएनएल में, और टैक्स पेएबल में ये अमाउंट भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में भी जानी है। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस, 11,850 लें जी, एक्सपेंस है पीएनएल में जाएगा। तो 11,850 लेके पीएनएल में ले जाते हैं, 3700 लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में और 11,000 उधर। तो 11,850 टैक्स की एक सेपरेट कैटेगरी है, टैक्स इनकम टैक्स एक्सपेंस, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनकम टैक्स लिखना चाहिए। अब ये एग्जामिनर ने कहा है कि यार ये कर लेना, वैसे कोई गुस्सा ज्यादा नहीं करेगा वो, लेकिन जो एग्जामिनर खुद बोल दे तो फिर वही कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स। अब टैक्स एक्सपेंस जो आया था वो था 11,850, ये लें जी, तीन चीजों से मिलके बनता है ये टैक्स एक्सपेंस।
फिर अगर हम बात करें तो 11,850 इधर आ गया, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में जाएंगे, टैक्स पेबल लिख देंगे, तो ये 11,400 था। ये सिर्फ करंट ईयर का टैक्स आता है इधर, 11,400। और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में जाता है। कितनी अमाउंट है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी? 39, 3,700 थी, 37। ले जी, क्लोजिंग बैलेंस आ गया इधर। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब हम क्या करेंगे, हम ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करेंगे, इट विल टेक 5 मिनट्स, और ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो अभी मैंने दो वैल्यूज लिखी हैं, अगर मैं इनको हाईलाइट करूं, ये दो वैल्यूज मैंने इधर लिखी हैं, और टैक्स एक्सपेंस जो टोटल किया मैंने वो पीएनएल में लिख दिया। टोटल एक्सपेंस किधर लिख दिया हमने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आगे क्या करना है हम लोगों ने? जी सर, वो खत्म, ट्रायल बैलेंस पोस्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले इक्विटी शेयर्स हैं 25,000। अदर इक्विटी, अदर इक्विटी कंपोनेंट ये गिवन है आपको। अदर इक्विटी का नाम लेके इक्विटी में ले जाए, जो भी है वो, हमें क्या, रिटेन अर्निंग गिवन है। तो ये तीन चीजें ओपनिंग बैलेंस बनेगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, क्योंकि आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बना रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंसेस में लिखते हैं 25, 11, 800 और रिटेन अर्निंग का 8,000। मैं भी लिख देता हूँ 25, 11, 800 और 8,000। तो चेंजेस इन इक्विटी में आए, यहाँ पे आए। ओपनिंग बैलेंस मैंने लिखा, कितना ओपनिंग बैलेंस लिखा मैंने? तो सर ओपनिंग बैलेंस लिखा है हमने, ओपनिंग बैलेंस, जी सर, शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 25 या 35? 25,000। शेयर प्रीमियम की जगह अदर इक्विटी ऑप्शन लिख देते हैं, अदर इक्विटी। बेसिकली ये शेयर प्रीमियम ही होगा, लेकिन बताया कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं। अदर इक्विटी 11,800, ऐसा ही है। आगे जी, रिटेन अर्निंग कितनी है? 8,000। लें जी, रिटेन अर्निंग 8,000। तो ओपनिंग बैलेंस आ गया, जो नाम उसने यूज किया हुआ है लिख लें। जब उसकी कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है तो छपने की जरूरत ही क्या है। अब आ जाओ यार बच्चों, लें जी, इक्विटी शेयर्स हैं, एक अदर इक्विटी है, रिटेन अर्निंग है। कन्वर्टेबल लोन डील कर चुके हैं इक्विटी में, लैंड बिल्डिंग पोस्ट हो गया, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, पेटेंट हो गया, और इनकी रिस्पेक्टिव एक्यूमुलेटेड मोटाइजेशन भी हो गई। अब इन्वेंट्री रिसीवेबल डेबिट साइड पे है, एसेट है। बैंक क्रेडिट साइड पे है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इट मींस दिस इज बैंक ओवरड्रॉन। तो लिख लें जरा, करंट एसेट्स में लेके जाए ना जरा, 32,100 और 38,500, इन्वेंट्री को 2,700। तो मैंने क्या किया, इन्वेंट्री और रिसीवेबल करंट एसेट्स में जाके यहाँ पे लिख दिए। तो जो इन्वेंट्री आ रही है हमारे पास, वो आ रही है, वो कितनी आ रही है जी, देख लेते हैं सर। तो इन्वेंट्री आ रही है हमारे पास, इन्वेंटरी आ रही है हमारे पास, रिसीवेबल्स आ रहे हैं हमारे पास। रिसीवेबल है 3,838,500, और जो आ रहे हैं हमारे पास इन्वेंट्री, वो थी 32,100। और करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्रॉन लिख देना आपने जाके, वो था 20, वो 2,700। तो वो भी लिख दिया आपने 2,700। तो तीन वैल्यूज ये लिख दी आपने। जब ये तीन वैल्यूज लिखी गई तो आगे बढ़ते हैं जरा। करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स हो गया डील। रेवेन्यू, रेवेन्यू में जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी। ये सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो सेलिंग कॉस्ट जो है वो कॉस्ट में चली जाएगी। एडमिन एक्सपेंस भी चली जाएगी। तो ये पांच चीजें अब, जी सर, ये चार चीजें अब इनकम स्टेटमेंट की हैं। लिखें 267,900, 166,600, 20,000, 22,000। तो 2022 जरा आसान वाली बातें हैं, तो इधर लिख देते हैं। तो जी सर, एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस इधर आ जाएंगे, ये ऑपरेटिंग कैटेगरी है। सेलिंग एक्सपेंसेस इधर आ जाएंगे, जी सर।
एडमिन कितने हैं, सेलिंग कितने हैं, तो सेलिंग है 20 और 22 है, तो 22,000 और 20,000। रेवेन्यू कितना है जी, प्लीज रेवेन्यू बताइएगा। व्हाट इज द रेवेन्यू? 2,679,900। थैंक यू। कॉस्ट ऑफ सेल बताएं। 1,666,000। 666,000 लेन। अब आप लोगों के पास टोटल भी आ गया होगा। अच्छी बात आपकी एक्सेल की यही है कि आपके पास टोटल भी आ गया होगा। रेवेन्यू कितना है? 2,85,450। कॉस्ट ऑफ सेल बताएं। 1,92,150 ले जी। ग्रॉस प्रॉफिट भी अच्छा बाद में करते हैं, बाकी बाद में करते हैं। अब आ जाओ यार बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल हो गया, एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे डील हो गया है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट डील हो गया था। लोन नोट इंटरेस्ट पेड, ये वो इंटरेस्ट पेड है जो कन्वर्टेबल लोन का है। तो हम कन्वर्टेबल लोन का पूरा इंटरेस्ट पीएनएल में चार्ज कर चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो टेबल में एडजस्ट हो गया है। बैंक इंटरेस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है बैंक इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाना चाहिए। अदर ऑपरेटिंग इनकम, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की इनकम है, इधर उधर से जो इनकम आ रही होती है, तो ये अदर ऑपरेटिंग इनकम है 300। और आपने क्या करना है, बस खत्म, ये 150 लिखना है और ये 300 लिखना है। तो लिखते हैं जी जरा। और ट्रेड पेबल लिखना है, तो पहले जरा 300 और 150 लिखते हैं। सर बैंक इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आना है सर, तो बैंक इंटरेस्ट के नाम से मैंने यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट के नाम से इंटरेस्ट चार्ज कर दिया विच वाज 150। तो 150 ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। जो पेटेंट इनकम है ये अदर ऑपरेटिंग इनकम है, अदर ऑपरेटिंग इनकम इधर आ जाएगी, इट वाज प्रोबेबली 300। ये अदर ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेशंस में जाएगी ये 300 जी, ये ऑपरेशंस में जाएगी 300। और आखिरी चीज है पेएबल 46,400, तो पेएबल किधर चला जाएगा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में। तो 46,400, प्रोबेबली मैं ठीक हूँ, 46,400। दोबारा भी चेक कर लेते होते हैं जब बैलेंस करना जरूरी हो, तो 46,400 ही है। क्वेश्चन खत्म। अब फाइनल कर सकते हैं। पहले सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट फाइनल होगी, तो जी सर, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 9,33,00। अदर ऑपरेटिंग इनकम ऐड हो जाएगी, ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, इम्पेयरमेंट लॉस माइनस हो जाएगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 5,250। आगे जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं आया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट इन, तीन बातें याद रखने वाली हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी के ऊपर जो भी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का गेन लॉस है वो इधर आता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन लॉस इधर आता है। और अगर इन्वेस्टमेंट इन डेट हो, तो इन्वेस्टमेंट इन डेट पे इंटरेस्ट इनकम भी इधर आती है, इफेक्टिव रेट वाली। तीन चीजें ये याद रखने वाली, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के गेन लॉसेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के गेन लॉसेस, गेन लॉस, और इन्वेस्टमेंट डेट की इंटरेस्ट इनकम। अगर इसके ऊपर कोई इशू कॉस्ट हो तो वो भी इधर आ सकती है, इशू कॉस्ट ऑफ दिस कैटेगरी, क्योंकि ये पीएनएल में जाती है। तो ये तीन चार बातें हैं जो कि बहुत कॉमन है, जो कि वो पूछेगा आपसे कि इधर आनी। अब जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था, तो इसको लिखा रहने देते हैं, ताकि अगर मैं शेयर करूं तो मिल जाए। अब आ जाए यार बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का माइनस करें, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड टैक्स वही आ गया जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 5,1,250। ये सेम अमाउंट आ जाएगी क्योंकि कुछ एड लेस ही नहीं हो रहा। फाइनली ये दो अमाउंट्स आप माइनस करें, तो प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स आ जाएगा 4,88,94। इसमें से टैक्स माइनस करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 0,44। अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन गेन ऐड होगा, तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी
टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 4। ले जी, अब जानिए ये किधर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जानिए, लेकिन ये वैल्यू अलहदा जाएगी गाइस रीवैल्यूएशन रिजर्व में, और ये प्रॉफिट फॉर द ईयर जाएगा रिटेन अर्निंग में। तो सर इसको लेके जाएंगे रिटेन अर्निंग, अनलेस के इसमें कोई गलती हो तो ठीक कर लेंगे, और ये जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस रीवैल्यूएशन रिजर्व। ये वो काम है जो आपने करना है। अब यार बच्चों, ये आप लोगों के सामने सिचुएशन है, तो उठाएं 37,044 और 9,200, यहां पे आए, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखा, और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिख के क्या कर दिया, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लें जी, रीवैल्यूएशन रिजर्व में चला गया 9,200 का रीवैल्यूएशन गेन था, और रिटेन अर्निंग थी प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है 37,044, ये अमाउंट आ गई। फाइनली जब आप क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और ये क्लोजिंग बैलेंस एज इट इज बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस है 25,000, 11,800, दिस इज 8,800, इक्विटी ऑप्शन विल रिमेन सेम 2,430, और ये रिटेन अर्निंग का टोटल। प्लीज बताएं रिटेन अर्निंग का टोटल क्या है। 4,5,444। सर ये सारी चीजें उठाएंगे और बैलेंस शीट में ले जाएंगे, सारी की सारी चीजें बैलेंस शीट में इक्विटी के हेड में आ जाएंगी। तो यहाँ पे 25,000 लिखेंगे आप लोग, शेयर कैपिटल आ गया 25,000, फिर अदर इक्विटी आ गई 11,800, फिर 8,800 आ गया, ये लें, फिर 2,430 आ गया, और फिर फाइनली 4,5,444 इधर आ गया। और जब आप एसेट साइड और लायबिलिटी इक्विटी साइड टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, जो भी टोटल वैल्यू आ रही है ले रही। तो हमें बताया जा रहा है, जी सर, 18,150, और दूसरी साइड भी कितनी है, 18,7,150, तो इस पे टोटल आ रहा है ये। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, और ये काम हमने करना था। तो यहाँ पे यार आपने ये हेड्स दोबारा लिखने होते हैं, तो अदर इक्विटी रिजर्व्स मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि क्वेश्चन को खत्म करने का टाइम हुआ चाहता है। रीवैल्यूएशन रिजर्व, इक्विटी ऑप्शन, और फाइनली रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये सारा का सारा टोटल आ रहा है। तो ये था जी आज का क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।